दोस्तों, त्रिभांधारी बार्बरिक एक अद्भुत थ्रिलर मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई है, जहां इतिहास और वर्तमान का टकराव एक रोमांचक रूप ले लेता है। सदियों की नींद के बाद वीर योद्धा बार्बरिक आधुनिक दुनिया में जाग उठता है अपने 3 अजय बाणों की शक्ति के साथ। अब इस कहानी में निधि नाम की एक स्कूल जाने वाली लड़की अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। उसके दादाजी अपनी पोती को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी निधि का कहीं पता नहीं लग रहा था। पुलिस भी उसे ढूंढने में लग जाती है। कुछ दिनों से शहर में ऐसी घटनाएं बढ़ रही थी। ऐसे में अब ये सब कुछ कौन कर रहा है? ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा क्या है? और क्या ये दादाजी अपनी पोती को बचा पाएंगे? यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस से भरे हुई थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों, शक्तिशाली बार्बरिक का इस कहानी में किस तरह से रेफरेंस लिया गया है, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है, जो देखने में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही थी। अब एक सुनसान जगह पर हम एक लड़के को देखते हैं। वो किसी खाली खंडर जगह पर आता है, एक बक्सा लेकर अंदर चला जाता है। अब उसके बाद हम एक आदमी की लाश को देखते हैं। तो वही दूसरी तरफ श्याम नाम का एक आदमी बहुत ही परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं तो वहाँ पहले से ही भगदड़ मच चुकी थी। दरअसल वहाँ के ऑफिसर को मिनिस्टर का कॉल आ गया था और वो उसे कहता है कि मुझे मेरी बेबी किसी भी हालत में चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऑफिसर कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बेबी का जल्दी पता लगाएंगे। ऐसा कहकर वो ऑफिसर शाम को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठने के लिए कहता है। अब शाम वहाँ पर बहुत ही टेंशन में आकर बैठ जाता है और वो इतना परेशान क्यों है ये दिखाने के लिए सीन जाता है थोड़ा सा फ्लैशबैक में, यानी कि एक दिन पहले, जहाँ शाम को 6 बजे दादाजी अपनी पोती निधि को लेकर एक जगह पर पहुँचते हैं। उस जगह को देखकर निधि कहती है कि दादाजी हम ये कहाँ गए? आपने तो कहा था कि आप मुझे किसी एडवेंचर पार्क में ले जाएंगे। तो शाम उसे बताता है कि हम यहाँ पर महान योद्धा बार्बरिक का प्ले देखने के लिए आए हैं। वो इतने महान योद्धा थे कि अपने एक ही बाण में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। इस तरह से अब वो दोनों अंदर जाकर नाटक को देखने लगते हैं। प्ले शुरू हो जाता है और श्री कृष्ण सबसे पूछते हैं कि आज यहाँ पर सभी महान योद्धा उपस्थित है, तो आप मुझे बताइए आप में से कौन इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो कोई कहता है कि 20 दिनों में, तो कोई कहता है 30 दिनों में। लेकिन तभी वहाँ पर बार्बरिक आता है और वो कहता है कि भगवान, मैं तो इस युद्ध को एक क्षण में ही समाप्त कर सकता हूँ। इस तरह से उसे देवी माता से मिले हुए 3 अद्भुत बाणों का जिक्र करते हुए उसके बाणों की शक्ति के बारे में बताने लगता है। तभी हम निधि को देखते हैं। वो कुछ काम से वहाँ से बाहर चली जाती है। थोड़ा टाइम हो जाता है लेकिन वो वापस नहीं आती। तो शाम को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो भी उसे देखने के लिए बाहर आ जाता है। अब वो इधर उधर देखता है तो तभी उसे निधि दिखाई देती है और उसे देखकर वो खुश हो जाता है। निधि उनसे पूछती है कि दादाजी आप बाहर क्यों आ गए? शाम कहता है कि बेटा मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। निधि कहती है कि आप इतने बड़े साइकियाट्रिस्ट होने के बावजूद भी आपको डर लगता है? तो शाम कहता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, लेकिन इस अंदर के मन को कौन समझाएगा? ये तो हम जिससे प्यार करते हैं उनके लिए चिंतित होता ही है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इन दोनों का अच्छा बॉन्ड दिखाया जाता है। फिर दादाजी उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं। वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बचपन से ही दादाजी ने अपनी पोती को बहुत ही लगाव से पाला होता है। वो उसे बहुत ही स्नेह और प्यार देते हैं। लेकिन अचानक ही एक दिन एक एक्सीडेंट में निधि के माता पिता की डेथ हो जाती है, यानी कि शाम का बेटा और बहू दोनों ही गुजर जाते हैं। उसके बाद से शाम ही निधि को अकेला पाल रहा होता है और वो उसे अपने माता पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने देता। वो निधि को अच्छी परवरिश देकर उसे बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहता है। अब यहाँ पर उसकी स्कूल की तैयारी करने के बाद उसे वो स्कूल भेज देता है और वो खुद साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होने की वजह से अपना सेमिनार देने के लिए एक जगह पर पहुंचता है। अब यहाँ पर जो लोग लेक्चर सुनने के लिए आए थे वो किसी न किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते थे, जैसे कि ऊंचाई से गिरने का डर, अंधेरे का डर, पानी में डूबकर मरने का डर। इस तरह से उन लोगों को अलग अलग डर होते हैं। तो शाम उनमें से एक लड़के को स्टेज पर बुलाता है जिसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर वो उसे VSLR पहनाता है और रात के घने जंगल का सीन दिखाता है, जिसे देखकर अब वो लड़का बहुत ज्यादा घबराने लगता है। लेकिन फिर शाम उस लड़के के हाथ में एक लाठी देता है जिससे कि उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। अब वैसा ही होता है और उसका डर थोड़ा सा कम हो जाता है। इस तरह से शाम सब लोगों को समझाता है कि ये डर बस उनके दिमाग का खेल है। अगर उनके दिमाग को उस स्टेज पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो उनके दिमाग को पता चल जाएगा कि उनकी मदद करने वाला कोई है और इससे उनका डर चुटकियों में गायब हो जाएगा। और इस तरह से हम इस डर को धीरे धीरे भगा सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर शाम एक साइकियाट्रिस्ट होता है तो वो इसी तरह के पेशेंट को हैंडल करता है। अब रात को वो अपने घर पर आ जाता
है और ट्यूशन टीचर को कॉल करता है। कहता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मैं निधि को लेने के लिए खुद आता हूँ। लेकिन वो टीचर कहते हैं कि आज तो निधि यहाँ पर आई नहीं। तो अब यहाँ पर शाम को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वो तुरंत ही स्कूल के बस ड्राइवर को कॉल करता है। तो वो बताता है कि मैंने तो निधि को छोड़ दिया था। उसके बाद शाम निधि के फ्रेंड को कॉल करता है। निधि के बारे में पूछने पर वो बताती है कि अंकल मुझे निधि के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो स्कूल से निकल गई थी। अब यहाँ से हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शाम पुलिस स्टेशन में होता है और वो अपनी पोती निधि की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आया था। अब पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफिसर एक कांस्टेबल को लेकर आते हैं जो कि बेहोश हो गया था। वो बताते हैं कि क्राइम लोकेशन पर इसने लाश देख ली और ये बेहोश हो गया। अब उस कांस्टेबल को होश में लाया जाता है। उसका नाम होता है चंदू। अब यहाँ पर ऑफिसर उसे डांटने लगता है। कहता है कि अगर लाश देखकर तुम्हारा ये हाल है तो फिर तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आगे जाकर तुम केसेस को कैसे हैंडल करोगे। फिर वो बाकी ऑफिसर को मिनिस्टर की बेबी को ढूंढने के लिए कहता है और दरअसल दोस्तों वो मिनिस्टर की पोती का कुत्ता होता है। अगर वो कुत्ता नहीं मिला तो उसकी पोती खाना नहीं खाएगी और मिनिस्टर हमें डांटेगा। चलो जाओ जल्दी से उस कुत्ते को ढूंढो। और फिर वो ऑफिसर चंद्रा को अपने लिए भजिया लेकर आने के लिए कहता है। फिर यहाँ शाम को अंदर केबिन में ले जाता है। उसके पोते की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, हमें आपकी पोती के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे, या फिर ऐसा कीजिए मैं चंद्रा को आपके केस सॉल्व करने में भेज देता हूँ। चंद्रा कहता है कि सर आपने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इस तरह से अब यहाँ पर चंद्रा और शाम उसकी पोती को ढूंढने में लग जाते हैं। शाम यहाँ पर अपनी पोती की उसे फोटो दिखाता है। तभी चंद्रा कहता है कि इसके हाथ में तो डिजिटल वॉच है, अगर आपके मोबाइल से कनेक्ट है तो हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। तो शाम हाँ कहता है। फिर वो कंट्रोल रूम में जाकर उस वॉच के जीपीएस से उसे ट्रेस करने लगते हैं तो उन्हें एक लोकेशन के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 15 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक जगह पर हम सत्या और देव नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। वो एक अड्डे पर ड्रग की डीलिंग करने वाले दास भाई से मिलने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर ये लोग कुत्तों का बहुत इस्तेमाल करते थे ड्रग की डीलिंग करते वक्त, ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है उसमें ड्रग छुपाकर वो लोग उसे सप्लाई करते थे। अब दास भाई यहाँ पर देव पर गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे 30 लाख रुपए कब दोगे। देव कहता है कि अब चिंता मत करो, मैं जल्दी से दे दूंगा। तो दास उसे कहता है कि तुम अपने रिश्तेदार पद्मा वकील को ड्रग का धंधा करने की परमिशन दिला दो, फिर मैं तुम्हारे 30 लाख रुपए माफ कर दूंगा। देव कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। तो उसके साथ आया हुआ सत्या ये सब कुछ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों कुत्ते को लेकर वहाँ से जाते हैं। रात को हम देखते हैं वो लोग गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है। अब देव कुत्ते के गले में से ड्रग्स निकालता है और उन दूसरे लोगों को दे देता है। वो लोग देव को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर सत्या कहता है कि तुम लोग ये काम करते हो, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो। देव कहता है कि चांस ही नहीं है, वो टकला दास भाई मास्टरमाइंड है। फिर सत्या उसे पूछता है कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो देव कहता है कि हम यहाँ से कसिनो में जाएंगे। अब यहाँ पर ये लोग जितने भी पैसे लेकर जाते हैं वो सब पैसे हार जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि देव ने जो दास भाई से 30 लाख रुपए लिए थे वो उन पैसों को इसी तरह से कसिनो में हार चुका था। अब यहाँ दूसरी तरफ हम शाम और चंदू को देखते हैं। वो रात को उन्हें पता लगे लोकेशन पर पहुँचते हैं। वहाँ दरवाजा खटखटाने पर उसे एक आदमी ओपन करता है। अब ये लोग उसके घर में निधि की घड़ी देखकर उसे इसके बारे में पूछने लगते हैं कि तुम्हें ये घड़ी कहाँ मिली और निधि कहाँ पर है। शाम घर के अंदर जाकर देखता है तो उस आदमी का परिवार खाना खा रहा था। फिर वो वापस उस आदमी के पास आता है और उसे पूछता है कि चलो ये घड़ी तुम्हें कहाँ मिली, हमें दिखाओ। तो वो आदमी भी उन लोगों को उस एरिया में ले जाता है। अब यहाँ पर जोरों की बारिश चल रही थी। ये लोग एक चौक वाली जगह पर पहुंचते हैं। वो बताता है कि इसी जगह पर मुझे ये वॉच गिरी हुई मिली। अब यहाँ शाम आसपास देखने लगता है तो उसे एक खंबे पर सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। वो सोचता है कि इस कैमरे से मुझे कुछ न कुछ पता चल जाएगा। अब इसके अगले सीन में हम सत्या को देखते हैं जो एक कंपनी में जाता है। अब दरअसल दोस्तों सत्या बाहर की कंट्री में जाकर वहाँ जॉब करना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर जॉब करने से उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो उस कंपनी के आदमी से कहता है कि आप मुझे यहाँ से बाहर विदेश में जॉब दिलवा दो। वो आदमी कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। अकाउंट में 30 लाख रुपए और बाकी के 20 लाख रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। लेकिन अब सत्या के पास तो इतने पैसे नहीं होते। वो ऑफिसर कहता है कि इतने पैसे लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बाहर की कंट्री में साल में 1 करोड़ रुपए कमाने की जॉब दिला दूंगा। तो अब सत्या निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उस ऑफिस में काम करने वाली नंदिनी नाम की लड़की उसे मिलती है। अब नंदिनी उसके डॉक्यूमेंट देखती है और वो भी उसे यही कहती है कि तुम्हें बाहर की कंट्री में जाने के लिए पैसे होने चाहिए। तो सत्या कहता है कि ठीक है, मैं 30 लाख रुपए का अरेंजमेंट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। उसके अगले सीन में हमें पद्मा वकील नाम की महिला को दिखाया जाता है।
वो देव की रिश्तेदार होती है और वो देव से कहती है कि तुम अपने दोस्त सत्या के साथ कैब क्यों चला रहे हो, यहाँ हमारे धंधे के अकाउंट्स देखने में ध्यान दो। लेकिन देव कहता है कि वो क्या है ना दीदी, मैं धंधे को चलाना सीख रहा हूँ, इसलिए टैक्सी चलाने का भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पद्मा के पास बहुत सारी कैब्स थी और उनका यहाँ पर ट्रैवल का बिजनेस होता है, साथ साथ भैंस के दूध के सप्लाई का भी। अब इतने में वहाँ पर पद्मा की बेटी लक्ष्मी आती है जो कि मंदिर जा रही थी। तो पद्मा देव से कहती है कि तुम लक्ष्मी के साथ चले जाओ। तो वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पर काम कर रहा एक आदमी पद्मा को बताता है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, देव और लक्ष्मी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब ये बात जानकर पद्मा खुश हो जाती है, कहती है कि देव के माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने उसकी देखभाल की है और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी से उसकी शादी हो जाए और मेरा ये धंधा मैं उसे संभालने के लिए दे दूँ। तुमने तो आज मुझे बहुत ही खुशी की बात बता दी। अब यहाँ पर देवा लक्ष्मी को ले जा रहा होता है। वो उसे कहता है कि दीदी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो हम दोनों की शादी के लिए मान जाएगी। अब इसके बाद हम सत्या को देखते हैं जो कैब ड्राइवर का काम कर रहा होता है। रास्ते में उसे नंदिनी मिलती है। अब उसके कैब में बैठने के बाद वो उसे कहती है कि तुम तो वही लड़के हो ना जो हमारे कंपनी में आए थे, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम कैब चलाकर 30 लाख रुपए कमा सकते हो। सत्या कहता है कि मैडम मेरे सपने बहुत ही बड़े हैं, उन पैसों को जमा करने के लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं खाली नहीं बैठ सकता ना, इसलिए कैब ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर उन दोनों में अच्छी खासी बातें होती है और उसके बाद हम देखते हैं सत्या तो नंदिनी को पटाने में लग जाता है। फिर उन दोनों में दोस्ती होती है, उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती है। फिर सत्या नंदिनी को अपनी माँ से मिलवाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यहाँ पर उनके साथ देव और लक्ष्मी भी उनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। अब अगले दिन सत्या नंदिनी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वो उससे प्यार करने की कोशिश करता है, पीछे से हग करके उसे किस कहता है, लेकिन ये बात नंदिनी को अजीब लगती है। वो उसे थप्पड़ मारती है और घबराकर अंदर के कमरे में छुप जाती है। सत्या उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है और सॉरी भी कहता है, लेकिन वो अंदर रोने लगती है। अब रात को वो सत्या को कॉल करके अपने पास बुलाती है। सत्या तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाता है। नंदिनी उसे कहती है कि दरअसल बचपन में उसके चाचा ने उसके साथ गलत काम किया था, तो उसी ट्रॉमा से अब तक वो गुजर रही है। उसके मन में पुरुषों के प्रति डर बैठ गया है। तो उसकी सारी बातें सुनने के बाद सत्या उसे हिम्मत देता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं पुलिस ने उस रोड पर मिले सीसीटीवी फुटेज से कुछ आवारा आदमियों को पकड़ लिया था। उस रात इन लोगों ने निधि को किडनैप कर लिया था और गाड़ी के अंदर ये लोग उसके साथ गलत काम करने वाले थे, लेकिन निधि जैसे तैसे उन्हें धक्का देकर वहां से भाग गई थी। अब पुलिस उन्हें बहुत ज्यादा मारती पिटती है और निधि के बारे में और कुछ बातें बताने के लिए कहते हैं। तो वो लोग बताती है कि हमने उन्हें सेंट्रल स्टेशनरी की दुकान के पास देखा था, तो रात को उस समय लड़की के साथ एक लड़का भी मौजूद था, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अब पुलिस ऑफिसर शाम से कहता है कि सर आप फिलहाल घर जाइए, अगर हमें कुछ और जानकारी मिलती है तो हम आपको बताते हैं। तो उन आदमियों के पास निधि का बैग था, वो उसे लेकर शाम घर पर चला आता है। अब उसे निधि के बैग में बर्बरी की कहानी की किताब मिलती है और शाम को कब से किताब चाहिए थी, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही थी। और दरअसल निधि ने ये किताब अपने दादाजी को उनके बर्थडे पर देने के लिए खरीदी थी। अब उस किताब के ऊपर उस लाइब्रेरी का पता भी लिखा था। यहाँ इस तरफ ड्रग डीलर दास पद्मा से मिलने के लिए आता है और दरअसल उसे देव लेकर आया था। दास पद्मा से कहता है कि मैं तुम्हारे एरिया में ड्रग डीलिंग का काम करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर पद्मा तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है। कहती है कि मैं दूध में पानी मिलाकर बेचती हूँ, लेकिन आज तक इस एरिया में कोई भी पुलिस नहीं आई और तुम्हारा यह धंधा तो जवान लड़के और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, इसलिए आइंदा से ऐसे डील लेकर मेरे पास मत आना। तो दास गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पद्मा देव से भी कहती है कि तुम्हें इन लोगों के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। ऐसा कहकर वो भी गुस्से में चली जाती है। यहाँ इस तरफ नंदिनी सत्या को कॉल करती है और कहती है कि सत्या इस हफ्ते तुम पैसे दे दोगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगा और तुम्हें फॉरेन में जॉब मिल सकती है। तुम 30 लाख रुपए अरेंज कर पाओगे ना। सत्या कहता है कि हाँ मैं अरेंज कर लूंगा। फिर देव सत्या को अर्जेंटली बुलाता है। वो कहता है कि दास भाई मुझे धमका रहा है, अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो पद्मा दीदी को सब कुछ बता देगा और तुम्हें भी तो फॉरेन में जॉब करने के लिए जाने के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे हमें चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। अब रात को सत्या अपने कैब से एक अमीर आदमी को उसके घर पर छोड़ता है और वो उसे फोन पर बात करते हुए सुनता है कि वो किसी बिजनेस में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की डील के बारे में बात कर रहा था। अब यही बात सत्या देव को बता देता है और वो दोनों उस आदमी से पैसे चुराने का प्लान बनाते हैं। फिर जैसे तैसे उस आदमी का फोन नंबर पता करते हैं। देवा उसके बंगले के नीचे कार में बैठा होता है और उसे कॉल करके धमकी देता है कि देखो हमारे शूटर ने तुम्हारे बच्चों के ऊपर निशाना बनाकर रखा है, अगर तुम हमें 30 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। और सामने वाली पुरानी बिल्डिंग से सत्या उनकी तरफ लेजर गन से पॉइंट आउट करके खड़ा था। यह देखकर अब वो अमीर आदमी बहुत घबरा जाता है कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो पैसों का बैग नीचे
नीचे फेंक देता है और देव वो पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ इस तरफ शाम रात को चंदू को लेकर उस लाइब्रेरी में पहुंचता है तो ये लोग वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उसमें उन्हें निधि एक लड़के के साथ दिखाई देती है। वो लड़का उनके स्कूल का ही था। अब शाम उस लड़के के बारे में निधि की फ्रेंड को पूछता है तो वो उस लड़के के बारे में बताती है। उस लड़के का नाम प्रदीप होता है। तो शाम तुरंत ही उस लड़के के पते पर पहुंचता है लेकिन उसका पिता बताता है कि मेरा बेटा तो दोस्तों के घर पर पढ़ाई करने के लिए गया है। अब ये लोग उसे कॉल करते हैं लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। दरअसल ये लड़के यहाँ पर पार्टी कर रहे थे और ड्रग्स ले रहे थे। अब कॉल न लगने पर प्रदीप का पिता उन लोगों को अपने बेटे के दोस्त के घर पर ले जाता है। अब ये लोग सब कुछ पार्टी वगैरह बंद करते हैं और नीचे आ जाते हैं। फिर शाम प्रदीप से निधि के बारे में पूछता है क्योंकि वो अब तक घर पर नहीं लौटी। ये बात सुनकर प्रदीप थोड़ा शॉक रह जाता है। बताता है कि हम लाइब्रेरी से बुक लेकर स्टेशनरी के पास गए थे, फिर मैंने वहाँ पर गलती से आपकी बेटी को किस कर दिया था। उसने मुझे थप्पड़ मारा और वो वहाँ से आगे चली गई। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। फिर मैंने उसे कैब में बैठते हुए देखा था। बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं उस कैब का नंबर तो नहीं दिख पाया लेकिन उस कैब के पीछे एक भैंसे का लोगो था। अब शाम और चंदू वहां से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक ऐसी कैब दिखाई देती है जिसके पीछे भैंसे का लोगो था। अब शाम बाहर जाकर उस कार के अंदर देखता है लेकिन अंदर निधि नहीं थी। फिर उसके सामने वैसे ही 2-4 भैंसे के लोगो वाली कार्स जाने लगती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली कौन सी कैब हो सकती है। तो जिस लोकेशन से निधि उस कैब में बैठी थी ये लोग उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज पाने में लग जाते हैं। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं सत्या 5 लाख रुपए उस कंपनी में दे देता है जो लोग उसे फॉरेन में जॉब दिलाने वाले थे। फिर वो देवा के पास आता है। तभी दास भाई वहाँ पर आकर देवा को धमकी देने लगता है। देवा कहता है कि आप मुझे एक और हफ्ते की मोहलत दे दो लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे, मैं तुम्हारे बारे में पद्मा दीदी को बता दूंगा। अब सत्यदेव से पूछता है कि क्या तुमने इन्हें पैसे नहीं दिए तो पैसों का क्या किया। दरअसल देवा ने पिछली बार की तरह ही वो सारे पैसे कसूने में जाकर डुबा दिए थे। अब बहुत रिक्वेस्ट करने पर दास भाई उसे सिर्फ 1 दिन की मोहलत दे देता है। अब सत्य देवा को डांटता है कि तुमने उसे आधे पैसे दिए होते तो वो हमें और भी थोड़ी मोहलत दे देता। अब तुम्हें जो करना है वो करो, ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब उसके बाद हम रात को 15 तारीख का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का बारिश में बक्सा लेकर एक अड्डे पर पहुंचता है और वो सत्या होता है। यही सीन दोस्तों हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दरअसल सत्या उस बक्से में मिनिस्टर के कुत्ते को किडनैप करके लेकर आया था और इसके बदले में उसने मिनिस्टर से 50 लाख रुपए की मांग की थी और वो लोग पैसे लेकर आने वाले थे। मतलब कि पुलिस जिस कुत्ते को ढूंढ रही थी वो इन्हीं लोगों ने चुराया था। अब यहाँ पर मिनिस्टर पुलिस वालों को धमकाता है कि मुझे मेरे पैसे भी चाहिए और वो कुत्ता भी। तो उसका एक आदमी पैसे लेकर जाता है, पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाती है। एक जगह पर पहुंचकर वो सत्या को कॉल करता है। सत्या उसे कहता है कि होशियारी मत करना वरना तुम्हारा कुत्ता मारा जाएगा। अब एक पेड़ के नीचे कुत्ते को बक्से के अंदर रखा होता है और वहाँ की एक बिल्डिंग से स्नैप शूटर उसकी तरफ गन पॉइंट आउट करके खड़ा था। अब सत्या उस आदमी को पैसे की बैग दीवार से इस पार फेंकने के लिए कहता है। वो आदमी बैग फेंकता है लेकिन वो दीवार पर ही अटक जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर चुपके से उस शूटर को गोली मार देता है और वो पैसे की बैग भी उस आदमी की तरफ ही गिरती है। फिर ये लोग उस बिल्डिंग में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पुतला था, यानी कि देव वहाँ पर नहीं था और वहाँ पर पैसे न मिलने की वजह से सत्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब रात को दूसरी जगह पर हम देखते हैं जहाँ बॉडी को जलाया जाता है। शॉकिंगली देव वहाँ पर निधि की बॉडी को लेकर आता है। अब शायद यहाँ पर निधि बेहोश थी या फिर मर चुकी थी, ये तो हमें पता नहीं चलता। वो उस आदमी को इस लड़की को जलाने के लिए कहता है लेकिन तभी बारिश की वजह से फ्यूज उड़ जाता है और वो जलाने वाली मशीन बंद पड़ जाती है। वो आदमी उसे रिपेयर करने के बहाने से अंदर चला जाता है और अपने जान पहचान के एक आदमी को कॉल करता है और सारी बात बताता है कि यहाँ पर एक बंदा किसी लड़की को लेकर आया है। अब वो आदमी शाम का जान पहचान का होता है, इसलिए वो शाम को तुरंत ही कॉल करके इसके बारे में बताता है। अब शाम और चंदू वहाँ पर तुरंत ही पहुंच जाते हैं लेकिन तब तक उस लड़की को जला दिया जा चुका था। ये देखकर शाम फुट फुट कर रोने लगता है कि अब उसकी पोती इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो इसका बदला लेने का ठान लेता है। अब जब वो इस जगह पर आ रहा था तो उसने एक कैब को यहाँ से जाते हुए देखा जिसके पीछे भैंस का लोगो लगा हुआ था और उसने उस कैब का नंबर नोट कर लिया था। यही सारी इन्फॉर्मेशन वो चंदू को बताता है। अब अगले दिन चंदू को पता लगता है कि ये सारी कैब पद्मा ट्रैवल की है, तो वो वहाँ पर साफ सफाई का काम करने के बहाने से जाता है और चुपके से उस रजिस्टर पर उस नंबर के बारे में पता करता है। तो उस नंबर की कार देवा और सत्या ये 2 लड़के चलाते हैं। फिर वो उन दोनों लड़कों के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और ये सारी बात शाम को जाकर बताता है। शाम कहता है कि उन लोगों ने मेरी पोती के साथ गलत किया है, अब मैं उन्हें उनके किए की सजा जरूर दूंगा। और वही हमें श्री कृष्ण और बारबरिक के बारे में दिखाया जाता है। श्री कृष्ण बारबरिक को 3 बांध देते हैं और कलयुग में अपराध करने वालों को सजा देने के लिए कहते हैं। तो उसी तरह से अब यहाँ पर शाम भी, जिसने भी उसकी पोती के साथ गलत किया है, उन्हें सजा देने वाला था। फिर शाम सत्या की माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है कि आपके बेटे ने मेरी पोती के साथ गलत काम किया है, लेकिन सत्या की माँ को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर रात को सत्या की माँ अपने बेटे को छुपकर कॉल पर किसी के साथ बात करते हुए देखती है।
सत्या किसी ड्रग डीलिंग के बारे में बात कर रहा था। दरअसल उस एरिया के एसआई ने दास भाई का ड्रग का माल पकड़ लिया था, तो वही माल उसके घर से फिर से वापस लाना था। अब यहाँ पर सत्या की माँ उसे पूछती है कि ये पेपर में दिख रही लड़की को तुम जानते हो? मुझे सच सच बताओ, मुझे इस लड़के की आईडी तुम्हारे कार में मिली है, तुम्हें मेरी कसम है, जो कुछ भी हुआ है मुझे सब कुछ सच बता दो। तो अब यहाँ पर सत्या जो कुछ भी हुआ था वो उसे बताने लगता है। वो बताता है कि मैंने मिनिस्टर के कुत्ते को किडनैप किया ताकि हमें लाखों में पैसे मिल सके। मैं उस कुत्ते को लेकर हमारे अड्डे पर गया था, तो वहाँ पर देव मौजूद था। हम दोनों ने थोड़ी शराब पी ली, तब मुझे वहाँ पर एक लड़के की आवाज सुनाई दी और वो निधि होती है। अब सत्या के पूछने पर देव उसे बताता है कि मैं कैब लेकर आ रहा था, तो रास्ते में मुझे लड़की मिली। मैंने सोचा कि इसे किडनैप कर लेते हैं और इसके पेरेंट्स से भी हम पैसे लूट सकते हैं। सत्या कहता है कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन अब वो चक्कर आकर गिरने लगता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों देवा ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। देवा कहता है कि फिलहाल तुम सो जाओ, मैं इस कुत्ते को वापस करके पैसे ले लूंगा, फिर हम देखेंगे कि उस लड़की का क्या करना है। अब थोड़ी देर के बाद कुछ गिरने की आवाज आती है, इसलिए देवा उस लड़की को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की तो वहाँ पर नहीं थी। वो इधर उधर देखता है तो निधि उसे धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन दोनों में हाथापाई होने लगती है और देवा निधि को मारता पीटता है, फिर उसके साथ गलत काम करता है। तभी निधि के हाथ में एक हथियार लगता है, जिससे कि वो देवा के छाती पर वार करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन देवा उसी हथियार को अपने शरीर से निकाल कर उसके सर पर मारता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाती है। यानी कि वो शायद मर चुकी थी या नहीं ये तो पता नहीं। अब उसके बाद सत्या को होश आता है और जो कुछ भी हुआ वो देवा उसे सब कुछ बताता है। सत्या कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? देवा कहता है मैं नशे में था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया। अगर ये बात दीदी को पता चल गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज मुझे बचा ले यार, तुम्हें मेरे दोस्ती का वास्ता। तो अब ये दोनों निधि को उठाकर कैब में डाल देते हैं और देवा उस लाश को लेकर ठिकाने लगाने के लिए जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद देवा कॉल करके सत्या को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। दरअसल उस लड़की को गाड़ी के अंदर डालते वक्त देवा ने सत्या की वीडियो बना ली थी। वो उस वीडियो को दिखाकर उससे ब्लैकमेल करने लगता है। देवा कहता है कि पुलिस ऑफिसर एसआई ने दास भाई का 10 करोड़ का माल पकड़ लिया है, वो हमें उसके घर से चुराना होगा, फिर हमें दास भाई उसमें से कुछ हिस्सा भी देंगे, यानी कि 50 लाख रुपए। वो पैसे हम आधे आधे बांट लेंगे। अब सत्या पहले तो मना करता है कि ऐसे गलत काम में हमें नहीं फंसना चाहिए, लेकिन अब देव उसे ब्लैकमेल करने लगता है, इस वजह से वो ये काम करने के लिए मान जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं सत्या की वो वीडियो उसकी माँ शाम को जाकर दिखाती है, जब वो लोग उसकी पोती को उठाकर गाड़ी में डाल रहे थे। उसे देखकर यहाँ पर शाम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं सत्या और देव जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर उस ऑफिसर के घर के अंदर घुसते हैं और ड्रग्स का सारा माल चुरा कर भाग जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर उनका पीछा न करे, इसलिए वो लोग मीडिया को वहाँ पर भेज देते हैं और पुलिस के घर में थोड़े से ड्रग पैकेट मिलने की वजह से वहाँ पर हंगामा मच जाता है, जिस वजह से वो ऐसा है उनका पीछा भी नहीं कर पाता। अब यहाँ पर दास भाई अपना माल देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन देवा उसे कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमें हमारा हिस्सा दो। दास भाई कहता है कि ठीक है, चलो तुम्हारा हिसाब करते हैं। लेकिन दोस्तों शॉकिंगली उसके अगले दिन हम देखते हैं एक सुनसान जगह पर तालाब में देवा की लाश मिलती है। पुलिस वहाँ पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर के बाद पद्मा भी वहाँ पर आती है और देवा को ऐसा मरा हुआ देखकर दुखी हो जाती है। कहती है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। अब ये शॉकिंग बात थी कि देव को किसने मारा होगा। पुलिस भी इस केस की जांच में लग जाती है। यहाँ इस तरफ यही न्यूज सत्या और उसका परिवार भी अपने घर पर देख लेता है और वो भी हैरान हो जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ड्रग डीलर दास भाई के आदमी सत्या को पकड़कर मारने पीटने लगते हैं। सत्या भी उनसे फाइट करता है और पूछता है कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। दास उसे बताता है कि तुमने हमें जो ड्रग्स के पैकेट दिए थे वो तो सिर्फ आटा है, मेरा असली माल कहाँ है बताओ। तो सत्या भी हैरान हो जाता है। फिर वहाँ से वो चाय पीने के लिए एक टपरी पर जाता है तो कांस्टेबल चंदू वहाँ पर आकर उसे बहुत ही शॉकिंग बात बताता है। ए भाई, तू सोच रहा है ना कि तुम्हारा ड्रग का माल कहाँ गया। जब तुम्हारा दोस्त देवा अपनी कैब से ड्रग का माल लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसे तुम्हारी माँ मिली और उसने वो ड्रग के पैकेट बदल दिए। अब चंदू यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील करता है कि उस रात निधि के साथ असल में क्या हुआ था। जब शाम अपनी पुत्री का वीडियो देखता है तो उस वीडियो में सत्या के सीने पर चोट लग गई थी और वहाँ से खून बह रहा था। जैसा कि हमने देखा था कि देवा के सीने में चोट लग गई थी और उसने निधि को मारा था, लेकिन असल में दोस्तों सत्या ने अपनी माँ से झूठ कहा था। सच तो ये था कि उस रात सत्या को होश आ गया था और निधि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो वो उसे पकड़ता है। उनके बीच में हाथापाई होती है और सत्या ही निधि के साथ गलत काम करके उसे मारता है और फिर देवा के होश आने के बाद उसे सब कुछ बताता है। फिर उससे आगे चंदू एक और शॉकिंग बात बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे दोस्त देवा को तुमने ही मार डाला। तो हम देखते हैं कि दास भाई उन दोनों से कहता है कि मुझे शातिर दिमाग वाला आदमी चाहिए, ना कि मेरे पैसे लूटने वाला। इसीलिए वो सत्या को देवा को मारने के लिए पैसे देता है। देवा को मारने के लिए उसे 50 लाख रुपए मिलने वाले थे और वो ड्रग वापस लेकर आए, इसलिए उसे और 50 लाख रुपए मिलने वाले थे। और यहाँ पर देवा भी पहले सत्या को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए सत्या के मन में उसके प्रति गुस्सा आ जाता है और वो पैसों के लालच में आकर अपने ही दोस्त देवा को मार देता है।
वो सोच रहा था कि वो सारे पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये देश छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल चंदू की ये सारी बातें सुनकर सत्य वहाँ से रिक्शा में बैठकर भागने लगता है। चंदू उसे कहता है कि इस कलयुग में तुम जैसे राक्षसों को बहुत ज्यादा खतरनाक मौत मिलेगी। अगले दिन हम देखते हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर श्याम नंदिनी के ट्रीटमेंट के लिए उसके घर पर आता है। जैसा कि हमें पता है नंदिनी को चाइल्ड ट्रॉमा था, बचपन में उसके साथ गलत घटना हुई थी। उसी डर को दूर करने के लिए वो साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही थी। अब यहाँ पर श्याम नंदिनी को सब कुछ बता देता है कि उसके बॉयफ्रेंड सत्या ने उसकी पोती निधि के साथ कितना गलत काम किया। अब शाम वहाँ पर एक बक्सा रखता है और वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही सत्या वहाँ पर आ जाता है। शाम के जाने के बाद सत्या नंदिनी से कहता है कि नंदिनी मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन अब नंदिनी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि नंदिनी के साथ भी बचपन में आरएपी का हादसा हुआ था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि जिससे वो प्यार करती है वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा गलत काम कर सकता है। इसलिए वो उस बक्से में से गन निकालती है और शूट करके सत्या को मार देती है। इतने में वहाँ पर पद्मा भी पहुंच गई थी। यहाँ का सीन देखकर वो अपने आदमियों से कहती है कि इस लड़की ने जो खून किया है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पद्मा को भी पता चल गया था कि देवा को सत्या नहीं मारा है, इसलिए वो सत्या से बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन उससे पहले ही नंदी ने ही सत्या को मार दिया। तो इस तरह से दोस्तों साइकियाट्रिस्ट श्याम अपने पोते के साथ हुई घटना का बदला लेता है। लेकिन दोस्तों कहानी के एंडिंग में हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है। श्याम हॉस्पिटल में जाता है और हम वहाँ पर निधि को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, निधि अभी तक जिंदा थी। जब देव उसकी बॉडी को जलाने के लिए ले गया था तो वहाँ पर मौजूद आदमी ने उसकी लाश को चेक किया तो सांसें चल रही थी। तो उसने देव को चकमा देकर दूसरी बॉडी को उस बॉडी के साथ बदल दिया और एक मरे हुए आदमी को भट्टी में डालकर जला दिया। फिर वहाँ पर जब शाम आया था तो उसने निधि को दिखाया और ये लोग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अब फिलहाल निधि कोमा में थी। अब ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक दिन निधि की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसे होश आ जाता है। ये देखकर शाम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी पोती धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।